आज हम लोग विशेषणों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। विशेषण, विशेष और पर विशेषण हमने आपको पहले वाले वीडियो में पढ़ा दिया है, उसे देख लेंगे और तब ये जाकर के क्लियर होगा कि विशेषण के कितने प्रकार होते हैं। देखिए, कुछ विद्वान विशेषण के 3 प्रकार मानते हैं। एक सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण, 3 ही प्रकार मानते हैं। ये चौथे जो परिमाण है ये संख्यावाचक के अंतर्गत ही रख देते हैं, लेकिन वर्तमान में जो ये प्रचलन में है कि संख्या के तौर पर 4 माना जाता है कि विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। तो ये बात आप जानते रहेंगे। अब एक एक करके हम लेते हैं कि इसमें क्या उदाहरण बनेंगे और किस टाइप के सवाल इसमें बनते हैं, एक एक करके हम आपको बताते हैं। तो देखिए, पहला है सार्वनामिक विशेषण या इसी को संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। तो सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं कि जो सर्वनाम विशेषण के भाग प्रयुक्त होता है उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो परिभाषा क्या है? जो सर्वनाम विशेषण के भाग प्रयोग होता है उसी को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो एक तो आप पढ़े हैं सर्वनाम, ये देखिए, एक तो आप पढ़ चुके हैं सर्वनाम और एक है आपका सार्वनामिक विशेषण। ये यहां पे आपको दोनों क्लियर करना जरूरी है कि कौन सा, कब वही सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण बन जाता है, कब वही शब्द सर्वनाम रहता है। अब देखिए कि जैसे अगर कहा जाए कि वह जाता है, एक छोटा वाक्य हम लेते हैं। अब देखिए वह क्या है, एक सर्वनाम है और क्रिया का काम कर रहा है और एक कर्ता का काम कर रहा है वह, और ये क्या है, जाता है क्रिया। यानी जो वह करता है यही वास्तव में सर्वनाम है, यही सार्वनामिक विशेषण का काम करने लगता है। देखिए कैसे, अगर हम लिख दें कि वह लड़का जाता है। अब देखिए यहां पे वह आया है, यहां लड़का आया है, यहां जाता आया है। अब देखिए वह के बाद यहां लड़का आया है, तो वह क्या है, वह तो ये सर्वनाम है, लेकिन लड़का क्या है, संज्ञा है। अब देखिए ये चीज क्लियर जानिएगा कि अगर सर्वनाम के बाद कोई संज्ञा आ जाए तो यही सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। ऊपर वाले में देखिए सर्वनाम है, लेकिन ये सर्वनाम यहाँ संज्ञा आने की वजह से सार्वनामिक विशेषण हो गया यहाँ पे। तो ये संज्ञा है और ये बन गया यही सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण बन गया। अब एक बात ध्यान रखेंगे कि अगर किसी सर्वनाम के बाद में कोई संज्ञा नहीं आया है तो वह सर्वनाम कहलाता है, और जैसे ही सर्वनाम के बाद कोई संज्ञा आ जाता है तो वही सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण बन जाता है, यानी विशेषता बताने लगता है, तो वो सर्वनामिक विशेषण है। अब इसमें देखिए वह के बाद संज्ञा आया है तो इसका मतलब वह क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण हो गया। तो ये दोनों में मूल अंतर है। एक सवाल हम लेते हैं कि जैसे जो समीक्षा अधिकारी में आया था ये इसी प्रकार से था। जैसे देखिए ये पूछा था कि इसमें कौन सा विशेषण है, अब आप ही बताइए। देखिए लिखा था वह नौकर नहीं आया। ये सवाल आया था समीक्षा अधिकारी में और पूछा था इस वाक्य में किस प्रकार के विशेषण का प्रयोग हुआ है, और इसमें आपका सार्वनामिक, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक इस तरह से विकल्प दिए गए हैं। तो अब देखिए वह यहाँ पे वास्तव में सर्वनाम है, लेकिन ये नौकर आया है और नौकर एक संज्ञा है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए संज्ञा आया है तो यही सर्वनाम क्या बन गया, सार्वनामिक विशेषण बन गया। तो वह नौकर नहीं आया, ये देखिए संकेत कर रहा कौन नौकर नहीं आया, वह नौकर नहीं आया, तो ये संकेत कर रहा है। इसीलिए सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं।
तो कभी कभी विकल्प में सार्वनामिक विशेषण ना दे करके संकेतवाचक विशेषण दे देता है, तो ध्यान रखिएगा तब संकेतवाचक विशेषण आप सही लगाएंगे। ऐसा नहीं कहेंगे कि संकेतवाचक विशेषण तो हमने पढ़ा ही नहीं है, तो वास्तव में ये संकेतवाचक विशेषण ही सार्वनामिक विशेषण है। तो इस तरह से ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी और इसी तरह से इसमें लगाएंगे। अब इसका देखिए हम दूसरा वाला भाग लेते हैं जो कि गुणवाचक विशेषण है। देखिए गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं कि ये किसी वस्तु या व्यक्ति के क्वालिटी को बताएगा। क्वालिटी का मतलब क्या है, उसके गुण को बताएगा। अगर लड़का है, मान लीजिए व्यक्ति के नामों में हम लड़का ले लेते हैं, तो लड़का अब यहाँ पे एक व्यक्ति है, अब उसकी विशेषता क्या हो सकती है, वह अच्छा है, खराब है, सुंदर है, छोटा है, लंबा है, मेधावी छात्र है, ऐसे करके विशेषता के तौर पे ले तो मतलब क्या है, उसकी वो विशेषता है। तो गुणवाचक उसका वो गुण है, तो विशेषता है। वस्तुओं में अब ले लीजिए, जैसे यहाँ पे नीला कपड़ा, पीला कपड़ा, लाल वस्त्र, नीला वस्त्र, इस तरह से जब लेते हैं तो ये कपड़े की क्वालिटी बताता है, विशेषता है। कोई औजार है, वो नुकीला है, धारदार है, इस तरह से औजार की क्वालिटी को बताता है। तो ये किसी भी वस्तु या व्यक्ति की विशेषता को बताएगा, उसके गुण को बताएगा, उसके दोष को बताएगा, उसके आकार को बताएगा और स्थान को भी ये सूचित करता है। तो अब हम लेते हैं यहाँ पे गुणवाचक विशेषण, इसको हटा देते हैं सार्वनामिक विशेषण को और गुणवाचक विशेषण लेते हैं। देखिए गुणवाचक विशेषण में सबसे पहले ये जानिएगा कि गुणवाचक विशेषण के प्रकार कितने होते हैं। इसमें भी आया है एक बार समीक्षा अधिकारी में, कुछ किताबों में इसके प्रकार को लेकर के मतभेद है, लेकिन जब इसका उत्तर लोक सेवा आयोग ने दिया तो एक क्लियर हो गया, तो इसकी संख्या 7 होती है। तो देखिए इसकी संख्या जो होती है गुणवाचक विशेषण की, ये 7 होती है। तो 7 के हम पहले नाम लिख दे रहे हैं और फिर उसके बाद उदाहरण के माध्यम से आपको बताते हैं यहाँ पे। तो देखिए पहला जो होता है ये होता है आकार, यानी आकार का मतलब है किसी वस्तु का ये आकार सूचित कर देगा कि वो कैसा है। इसके बाद दूसरा है काल, काल गुणवाचक विशेषण। और तीसरा है यहाँ पे रंग, यानी उसका रंग कैसा है। चौथा है आकार, काल, रंग। उसके बाद दशा है, दशा कैसी है। पांचवा है गुण है, उसकी क्वालिटी कैसी है। और छठा है स्थान, यानी स्थान को सूचित करता है, स्थान। और सातवां है आपका द्रष्टव्य, द्रष्टव्य। ये 7 प्रकार के गुणवाचक विशेषण होते हैं। तो 7 ऐसे याद कर लेंगे, आकार, काल, रंग, दशा, गुण, स्थान और द्रष्टव्य। अब देखिए उदाहरण कैसे बनते हैं, और ये बड़ा लंबा भी है और काफी ज्यादा इससे समीक्षा अधिकारी का तो ये फेवरेट सवाल है, यहां से जरूर आता है, चाहे वाक्य के रूप में आए या शब्दावली के रूप में आए, किसी भी रूप में ये सवाल आ सकते हैं। अब देखिए आकार, आकार की अगर बात करें तो जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है तो वो लंबा है, लंबा है, चौकोर है, चौकोर लिख देंगे, नुकीला है। इस तरह से उसकी जो आकृति को बताते हैं वही वास्तव में उसका आकार होता है। काल का मतलब होता है समय, यानी वो समय को सूचित करेगा। अब जैसे आप लिखते हैं प्राचीन काल, तो प्राचीन इसी में आ जाएगा, या मध्यकालीन लिखते हैं या आधुनिक काल लिखते हैं, आधुनिक लिखते हैं। ये आप वर्तमान लिखते हैं, वर्तमान, भूत, भविष्य, नया, पुराना,
इस तरह से जो उदाहरण देते हैं ये आएंगे काल के अंतर्गत। तो ये काल के अंतर्गत आपके आएंगे। एक मिनट आ रहे हैं। चलिए, ये वीडियो कमरे पे ही बना रहे हैं, तो इन रूम में ही तो कभी कभी कोई आ जाता है तो जाना पड़ता है उसको भी रिसीव करने खोलने। तो चलिए ये हम पूरा कर दे रहे हैं आपको। देखिए अब इसमें आपका हो गया काल। काल का मतलब होता है समय, यानी समय को सूचित करने वाले जो विशेषण होते हैं वो भी गुणवाचक के अंतर्गत आएंगे। अब रंग में कोई भी रंग ले लीजिए, जैसे लाल, पीला, नीला, नारंगी, नारंगी या धुंधला, धुंधला, ये भी क्या है, एक रंग है। इस तरह धुंधला हो, कोई भी हो। इसी प्रकार से दशा को अगर सूचित करता है, दशा का मतलब यह है कि उसकी दशा कैसी है। अब वो अमीर है या गरीब है या भिखारी है, कुछ भी है, ये दशा को सूचित करने वाले कोई भी शब्द आएंगे। भाई दशा बड़ा मायने रखता है कि आपकी दशा या स्थिति कैसी है, बहुत कुछ निर्भर करता है। तो ये गुण के अंतर्गत आते हैं। भैया गुण क्या है, दशा कैसी है, तो गुण ही जानना चाहता है। अब देखिए इसमें गुण है, तो गुणवाचक विशेषण तो ये स्वयं है, लेकिन इसमें एक क्या है, इसका भेद गुण है। गुण का मतलब ये होता है कि क्वालिटी कैसी है। मतलब अगर कोई बालक है तो ये लिख देते हैं कि वो अच्छा है या बुरा है। इस तरह से हम उसकी क्वालिटी को बताते हैं कि वो कैसा है, सच्चा है, ईमानदार है, वो इसके गुण को बताते हैं। अगला देखिए स्थान। स्थान गुणवाचक विशेषण। स्थान का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए आपने भारत कहा या आपने अमेरिका कहा, जापान कहा, चीन कहा, ये तो स्थान को सूचित करता है, देश है, स्थान को सूचित करता है। तो इस तरह से हम इसे स्थान को किस में बदल देंगे, संज्ञा को विशेषण में बदल देंगे। जैसे भारत का अगर विशेषण बनाएं तो ये बनेगा भारतीय, यानी स्थान में क्या है, भारत है, लेकिन हमें विशेषण में लाना, हम विशेषण पढ़ रहे हैं, तो भारत से क्या बनेगा, भारतीय। अमेरिका एक देश है, संज्ञा के तौर पे लेते हैं। अब अगर विशेषण इसका बनाते हैं तो ये बनता है अमेरिकी। जापान एक देश है, जापान का अगर विशेषण बनाएंगे तो क्या बनेगा, जापानी। पाकिस्तान एक देश है, पाकिस्तान के अगर विशेषण बनाना हो पाकिस्तान का तो क्या लिखेंगे, पाकिस्तानी लोग। तो इस तरह से बनाते हैं। इलाहाबाद का विशेषण बनाना हो तो आप लिख दें इलाहाबादे। इस तरह से विशेषण बनाते हैं। तो यहां पे देखिए स्थान है, द्रष्टव्य। द्रष्टव्य का मतलब होता है इसमें सा लगा करके बनाया जाता है यहां पे। और जैसे लिखते हैं थोड़ा सा, जैसे थोड़ा सा, इस तरह से लिखते हैं। जैसे थोड़ा सा धन, या यहां लिखते हैं बहुत सा, बहुत सा, जैसे लिखते हैं बहुत सा धन। तो इस तरह से ये देख रहे हैं गुणवाचक विशेषण की जो संख्या है ये 7 है। आकार, काल, रंग, दशा, गुण, स्थान और द्रष्टव्य। और ये इनके उदाहरण पूछे जाते हैं। अब ये पूछ लिया, जैसे मान लीजिए धुंधला, और पूछ लिया कि क्या है, यहां से पूछ लिया गुणवाचक, और इसमें अगर दे दिया तो ये रंग के अंतर्गत आएगा। अब अमीर गरीब पूछ लिया, किसके अंतर्गत आएगा, दशा के अंतर्गत। भाई उसकी स्थिति कैसी है, अमीरी है या गरीबी है, इस तरह से इसको पढ़ेंगे। अब हम इसको देखिए, एक बात और होता है, ये तो आप पढ़ लिए हैं, लेकिन ये वाक्यों में भी प्रयोग होता है बहुत ज्यादा। और वाक्य को लेकर के हम कुछ चीजें इसमें बताते हैं तो ये और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वाक्यों में ये देता है कि इसमें कौन सा विशेषण है। तो इसको हम लेते हैं गुणवाचक विशेषण का कुछ वाक्य। जैसे अगर कहा जाए कि मेरा मकान
मेरा मेरा मकान लाल है। मेरा मकान लाल है। अब देखिए, मकान की विशेषता यह है कि वो लाल है, तो पूछा जाए कि इसमें किस प्रकार के विशेषण का प्रयोग हुआ है, तो कौन सा विशेषण होगा? गुणवाचक विशेषण। चूंकि ये लाल शब्द का प्रयोग रंग हुआ है, तो ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। इसी प्रकार जैसे कहा जाए कि लाल, या कोई दूसरा हम रख देते हैं, नारंगी, नारंगी साड़ी, नारंगी साड़ी सबको सबको पसंद है, पसंद है, इस तरह से लेते हैं। तो यहां पे देखिए, साड़ी की विशेषता यह है कि वो नारंगी है, और नारंगी क्या है? एक रंग है, तो ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। तो इस तरह से उदाहरण अगर बने कि इसमें किस प्रकार का विशेषण हुआ है, तो इस तरह से पता लगा लेंगे गुणवाचक विशेषण। इसको हटाते हैं और अब हम लेते हैं तीसरे नंबर पे, जो संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण, तो देखिए ये स्पष्ट है कि संख्यावाचक विशेषण लिखा है, यानी इसमें संख्या का प्रयोग होगा, यानी किसी वस्तु या व्यक्ति की संख्या का बोध होता है, उसी को हम कहते हैं संख्यावाचक विशेषण। संख्याएं भी विशेषण का काम करते हैं। लेकिन एक बात है कि इसमें देखिए, जो संख्यावाचक विशेषण होते हैं, इसके कितने भेद होते हैं? तो इसमें 5 भेद होते हैं। पांचों को हम लिख दे रहे हैं, और यहां से खूब सवाल पूछे गए हैं, आरो यारो, तो इसको पूरा एकदम बढ़िया से तैयार कर दिया। देखिए, पहला है गणना संख्यावाचक विशेषण, पहला गणना है। दूसरा है क्रम संख्यावाचक विशेषण। तीसरा है आवृत्त संख्यावाचक विशेषण, और चौथा है समुदाय संख्यावाचक विशेषण, और पांचवा प्रत्येक संख्यावाचक विशेषण। तो ये पांचों याद रखेंगे, गणना, क्रम, आवृत्त, समुदाय, प्रत्येक, इस तरह से पढ़ लेंगे, अच्छी तरह से याद हो जाएगा। अब देखिए, गणना के अंतर्गत क्या होती है? भाई संख्याओं से गणना की ही जाती है। अब लेकिन इसमें 2 प्रकार हैं। एक तो वे संख्याएं जो पूर्णांक होती हैं, और ये वे जो अपूर्णांक होती हैं। ये मैथ में भी लोग पढ़े हैं, पूर्णांक और अपूर्णांक। पूर्णांक का मतलब होता है पूरा अंक, यानी उसमें कोई काट कपट ना किया जाए। तो पूरा अंक में क्या आएगा? पूरा अंक आप 1, 2, 3, 4, 5, 1000, 2000 कोई भी लिख दीजिए। इस तरह से पूरा अंक जो आता है वह पूर्णांक होता है। और अपूर्णांक का मतलब होता है, जैसे लिखते हैं पाव। पाव का मतलब होता है 1/4, 1 भाग का चौथा। कहते हैं 1 पाव दूध दे दीजिए, इस तरह से बुलाते हैं, मानते हैं। या आधा कहा जाए, आधा मतलब 1 का आधा, या क्या कहा जाए, सवा कहा जाए, या 1.5 कहा जाए। ये सब क्या है? अपूर्णांक संख्याएं। तो ये उदाहरण पूछता है कि जैसे मान लीजिए पाव क्या है, और ये विकल्प दिया पूर्णांक और अपूर्णांक। तो पूर्णांक और अपूर्णांक में किसके अंतर्गत आएगा? अपूर्णांक के अंतर्गत। और अगर कहते कि 2 संख्या क्या है, तो पूर्णांक है, ये तो क्लियर ही होगा। अब देखिए, हम क्रमवाचक के अंतर्गत आते हैं। इसमें किस प्रकार के उदाहरण बनेंगे? क्रम का मतलब ये होता है एक उसका सीक्वेंस हो, एक क्रम हो, जैसे कहते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से उदाहरण बनेगा। तो इसमें लिखेंगे उदाहरण, जैसे अंकों में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 10वां, 20वां, 1000वां, कुछ भी क्रम हो, तो ये क्रम निश्चित करता है, तो इसलिए इसे क्रम संख्यावाचक कहते हैं। अब आवृत्त का मतलब दोहराव होता है, इसमें गुणे में चलता है।
जैसे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, तो ये आवृत्त होता है। लिखते हैं 2 गुना, 3 गुना या तिगुना लिख दीजिए, या 4 गुना, 5 गुना, इस तरह से इसमें लिखते हैं। 2 गुना, तिगुना, 4 गुना, 5 गुना, 100 गुना, ऐसे लिखेंगे। अब अगर लिखते हैं समुदाय, समुदाय का मतलब होता है जैसे दोनों, दोनों, तीनों, तीनों, चारों, पांचों, हजारों, इस तरह से इसको लिखेंगे। तो ये समुदाय के अंतर्गत आता है, यानी समूह के अंतर्गत आता है। समुदाय का मतलब समूह ही है। अब आता है प्रत्येक। देखिए प्रत्येक स्वयं ही इसका एक उदाहरण है। प्रत्येक, और प्रत्येक का जब संधि विच्छेद करते हैं तो प्रतिधन एक बनता है, प्रति माने भी एक होता है। तो एक एक, एक तो प्रत्येक है, या लिख सकते हैं इसी को एक एक, या लिख सकते हैं दो दो। इस तरह से इसमें दोहराव होता है अंकों का, तो इस तरह से इसको प्रत्येक के अंतर्गत आता है। तो देखिए ये उदाहरण आपके लिए बहुत ही जरूरी है, और ये पांचों क्लियर कर डालिए कि इसमें किसके अंतर्गत आता है। क्योंकि ये पूछ लिया दोनों, दोनों किसके अंतर्गत आता है, और उदाहरण दे दिया गणना, क्रम, आवृत्त, समुदाय, इस तरह से विकल्प बना करके दे दिया। तो दोनों पूछ लिया, तो दोनों किसके अंतर्गत आएगा, समुदाय के अंतर। पूछ लिया प्रत्येक, तो प्रत्येक के अंतर्गत ही आएगा, मतलब वही प्रश्न और वही उसका उत्तर। एक एक, दो दो, सवा सवा, ऐसे उदाहरण आते हैं, तो ये प्रत्येक के अंतर्गत आए। तो ये संख्या हो गया। और अब हम इसमें एक जो आपका बचा है परिमाणवाचक विशेषण, उसके बारे में बताते हैं। चलिए परिमाण संख्यावाचक विशेषण। देखिए परिमाण का मतलब होता है माप तौल, तो यहां हम लिख भी रहे हैं परिमाण का मतलब होता है कि माप तौल, यानी इसमें विशेषण तो होंगे और एक संख्या के तौर पे ही आते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें माप तौल वाली वस्तुओं का बोध होता है, जिसको आप माप कर सकिए। जैसे अगर जमीन है तो इसको फीट में, मीटर में नापते हैं, कपड़ा है तो मीटर में नापते हैं, उसको आप तौल सकिए। जैसे आम है 1 किलो 2 किलो, इस तरह से, या दूध है 1 लीटर 2 लीटर, पानी 1 लीटर 2 लीटर, इस तरह से माप तौल वाली जो आती हैं वो परिमाण के अंतर्गत आती है। परिमाण का मतलब ही होता है क्या, माप तौल। तो अब इसमें दो चीजें आती हैं, इसको ध्यान रखिएगा। एक तो आपका आता है, थोड़ा हम इधर बढ़ा दे रहे हैं, एक तो आता है निश्चित परिमाण वाचक विशेषण, निश्चित परिमाण वाचक विशेषण, और दूसरा आता है अनिश्चित परिमाण वाचक विशेषण, ये आते हैं। तो दोनों के बारे में बताते हैं। देखिए निश्चित में क्या होते हैं, माप तौल की चीजें तो आएंगी लेकिन वो निश्चित रहेंगी। जैसे अगर आप कहते हैं कि 2 किलो आम, 2 किलो आम, अब इसमें देखिए संख्या के तौर पे आया है और आम को इसको तौल सकते हैं, तो 2 किलो आम, तो ये क्या है, 2 किलो निश्चित है यहां पे, तो ये परिमाणवाचक तो है लेकिन किसके अंतर्गत, निश्चित। इसी प्रकार से जैसे कहा जाए कि 5 मीटर कपड़ा, अब देखिए ये निश्चित है कि 5 मीटर कपड़ा है, तो ये भी निश्चित परिमाण के अंतर्गत आता है, इसको आप माप रहे हैं। या 2 गज जमीन, इस तरह से भी लिख सकते हैं। अनिश्चित वाला अब हम देखते हैं, इसमें अनिश्चित रहेगा माप तौल वाला, मतलब निश्चित नहीं रहेगा। अब देखिए जैसे अगर लेते हैं कि बहुत पानी, अब देखिए बहुत पानी कहते हैं, आज बहुत पानी बरसा, यानी पानी तो बरसा लेकिन कितना बरसा, बहुत पानी बरसा। और पानी को क्या कहते हैं, लीटर में माप सकते हैं यहाँ पे, तो बहुत पानी, या कहा जाए थोड़ा दूध,
अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये संख्या के तौर पे बहुत और थोड़ा निश्चित नहीं है, इसीलिए ये अनिश्चित परिमाणवाचक के अंतर्गत आते हैं। तो ये देखिए विशेषण के जो 4 प्रकार के होते हैं, सार्वनामिक या संकेतिक, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, ये हमने आपको यहाँ पे बताया है और इसको इसी तरह से अध्ययन कर लेंगे। अध्ययन करने का मतलब ये है कि ये आपको पूरी तरह से याद हो जाना चाहिए। अब इसमें एक सवाल और आपके आते हैं, जैसे विशेषणों की गणना कैसे की जाती है, और उसको विशेषण और विशेष की गणना करने के लिए आता है। ये तो पहले समीक्षा अधिकारी में शुरू हुआ था, लेकिन अब इसमें और परीक्षाओं में भी पूछे जाने लगे हैं। तो विशेषणों की गणना कैसे की जाती है ये हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो ये आप ही पढ़ लेंगे, फिर अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तो वीडियो को आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फिर अगले वीडियो में हम आपसे मिलते हैं।